नमस्कार सभी को। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। ये एक और जटायु प्रसिद्ध लेखक यादवेंद्र शर्मा चंद्र की चुनी हुई 10 कहानियों का ये संग्रह है। इस पुस्तक में इन कहानियों की पृष्ठभूमि समाज के दबे कुचले शोषित दलितों से संबंधित है। ये कहानियाँ इस वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण करती हैं। अपने 2 समय के भोजन के लिए भी इन्हें ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है जिनके आभास मात्र से ही मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है। और अपने जीवन यापन की विषम स्थितियां इस वर्ग में क्षणिक टूटन व हताशा तो उत्पन्न करती हैं, लेकिन इसमें कई गुना जीवटता व जुझारूपन से उनका मुकाबला करने का साहस भी उनमें जाग उठता है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ। इस कहानी का नाम है एक कीर्ति और। कल आपने सुनी थी गाड़ी मेरा घर, और उसी संग्रह की आज दूसरी कहानी है एक कीर्ति और। कीर्ति, बोल, ठंड तो लागे कोनी? नहीं, एक बात की गांठ बांध ले। जब कभी भयानक सर्दी में इस सूने रेगिस्तान में फंस जाए और ओढ़ने बिछाड़ने को पास में ना हो तो धोरों को खोद ले। भीतर से जैसे अंगारों सा ताप निकलेगा। यदि गर्मी हो तो भी गड्ढा खोद ले, ठंडेपन का एहसास होगा। रेत की तासीर मौसम से उल्टी होती है। तेरी बात 16 आने सच है, पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे तू साथ है ना? जानती हो, लुगाई का शरीर गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म होता है। तू तो हरा भरा मरुस्थल है। ये बातें तो तू कहता है, परंतु जेतूड़ा तो कुछ और ही कहता था। उसने भौएं ऊंची की। वह क्या कहता था? उसमें जिज्ञासा जागी। लुगाई केवल लाए अर्थात लपट होती है, ठंडी नहीं। रेतीला प्रांतर, तारों भरी रात, सन्नाटे में उन दोनों के वार्तालाप से कंपन सा हो रहा था। चारों ओर छोटे बड़े धोरे अर्थात टीवे, उन धोरों पर कीर्ति और हटीला विवस्त्र सोए हुए थे। आदमजात। कीर्ति ने उस हल्की मूँछों पर हाथ फेर कर कहा। कीर्ति ने उसकी हल्की मूँछों पर हाथ फेर कर कहा, हटीला, तू पक्का मर्द है। तेरे अंदर बला की ताकत है। मर्द जात में खूब आघात करने की क्षमता न हो तो काहे का मर्द। जेतूड़ा की तो मेरे शरीर को छूते ही फूंक निकल जाती थी। साला अधमरा होकर गंडक की तरह हाँफने लगता था। हटीले ने उसके बदन पर हाथ फेर कर कहा, सच कहूँ कीर्ति, मैं तुझ पर देखते ही लट्टू हो गया था। तेरा रूप रंग ऐसा है ही, जोबन झोले मार रहा है, नाक नक्श सुई की तरह चुभने वाले, आँखों में जैसे प्रेम रस टपकता हो। सोच लिया कि अपनी तवे सी काली कलूटी और ककड़ी सी पतली लुगाई का अट्टा सट्टा अर्थात अदला बदला करूँगा, तो इससे ही चाहे ऊपर से कितना ही पैसा देना पड़े। ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली। कीर्ति, तेरे शरीर में जब डूबता हूँ तो लगता है स्वर्ग मुझ में समा रहा है, अर्थात स्वर्ग मुझ में समा रहा है। तू पागल है मेरे लिए। कीर्ति ने उसका चूमा लेकर कहा, तू इस रिंदरोही अर्थात जंगल को छोड़ना ही नहीं चाहता। रात को दौरों और दिन में खंडहर का कमरा। यदि कमाएंगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा। खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। वह रेत पर हाथ फैलाकर चित लेट गया। तारों पर निगाह जमाकर बोला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कीर्ति, तुझसे पाप धाप आती ही नहीं, अर्थात तुझसे पूर्ति आती ही नहीं। भूख रात दिन दुगनी चौगनी हो रही है। तू अमृत है अमृत, मन तृप्त ही नहीं होता। वह भी चित लेट गई। स्वयं से जैसे बोली, ओ हटीला, मर्द के लिए लुगाई की लाय अमिट होती है। पानी और रेत कितना ही डालते जाओ वह नहीं बुझती। पर ये पेट बहुत था खोखला है। सुबह भरो रात को खाली, रात को भरो सुबह खाली। इसकी अथाह भूख के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरा नशा भी उतर जाएगा। एक तारा टूटा। दोनों ने राम राम कहा। जरूर कोई मरेगा। कीर्ति ने कहा, नहीं, कोई जन्मेगा। हटीला ने उसकी बात को काटा। दोनों बाग के सन्नाटे में तैरकर शांत हो गए। अब मुझे नींद आ रही है, सोने दे। गहरी नींद ने अपनी चादर उन दोनों को उड़ा दी। साटिया मतलब सट्टा करने वाला। इस जाति की विशेषता है कि वह वस्तु विनिमय के साथ साथ अपनी लुगाइयों की भी अदला बदली करते हैं। इन्हें ये मूल्यहीनता नहीं समझते। ये इनका परंपरागत
रीत रिवाज है। आज हटीला अपनी पत्नी हीरकी का सट्टा जेतूड़े की पत्नी कीर्ति से कर रहा था। ये परंपरा ना हो तब तक साटिया साटिया नहीं हो सकता। कहते हैं कि जब राणा प्रताप चित्तौड़ हार चुके और उसको त्यागा तो उनके स्वामी भक्त लोगों ने भी चित्तौड़ को त्याग दिया। उनमें लालू के वंशज लोहार हुए, सालू के वंशज साटिया। ये घुमक्कड़ जातियां बन गईं और आज भी घुमक्कड़ हैं। साटियों की अपनी परंपराएं, रीत रिवाज, रहन सहन हो गए। स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात ये जाति अपनी मर्यादित उन्मुक्तता से जीती थी। एक वस्तु का लेना और एक वस्तु का देना, लुगाइयों की अदला बदली, काम ना होने पर वे मजदूरी करते, शहरों से दूर रहते और रात को जंगलों में नंगे सोते थे। ये सब यौन कुंठाओं से ग्रस्त नहीं थे। जहाँ आभिजात्य वर्ग में पत्नी यदि दूसरे से हंसकर बात कर ले तो कुंठा, वहाँ इनकी औरतें इन कुंठाओं से मुक्त थीं। तो आज हटीला की पत्नी जेतूड़े की पत्नी का अट्टा सट्टा यानी अदला बदली थी। दोनों औरतें निसंतान थीं, वरना 1 साल का एक बच्चा अपनी माँ के पास ही रहता। जेतूड़े की लुगाई फुटरी थी, अर्थात बहुत सुंदर थी। हटीला की लुगाई कौंजी यानी असुंदर थी। उपस्थिति के बीच जमीन पर एक गहरी लकीर खींची गई और एक ओर हीरकी खड़ी हो गई, दूसरी ओर कीर्ति। दोनों घाघरा काचली कुर्ती पहने हुए थी, हाथों में चूड़ियाँ। कूदो, सरदार ने कहा। हीरकी कूद गई कीर्ति की ओर और कीर्ति कूद गई हीरकी की ओर। हो गया औरतों का अट्टा सट्टा। हीरकी जेतूड़े की घरवाली बन गई और कीर्ति हटीला की। हटीला ने लुगाई के साथ 3000 रुपये भी जेतूड़ा को दिए। तमाम कार्य सुख शांति से हो गया। कीर्ति ने दोबारा सुहाग रात हटीला के साथ चांदनी रात में धोरों के रेतीले मखमली बिस्तर पर मनाई। तो वे इतने उत्तेजित और अर्ध चैतन्य थे कि उन्हें ये भी ना पता चला कि उन पर क्या आपदा आने वाली है। ये तो संयोग बस बीड़ी सुलगाने के लिए हटीला ने माचिस जलाई और उसकी निगाह बांडी एक जहरीला छोटा सफ़ेद सांप पर पड़ी। वह घबराकर बोला, बाप रे बांडी, मादर कार्ड इधर ही आ रही है, भाग। कीर्ति नंगी ही भाग गई। हटीला ने बिजली की गति से अपनी जूती में रेत भरी और वह बाणी के मुंह पर जोर जोर से मारने लगा। बाणी का मुंह टूट गया, वह निष्प्राण हो गई, साली मर गई। राण को किसी झाड़ी पर लटका कर आता हूँ कीर्ति। ये बाणी बड़ी पाजी होती है, धूल खाकर वापस जिंदा हो जाती है। झाड़ी पर पड़ी रहेगी तो 1 दिन 2 दिन तक तो सदा के लिए नरकी चली जाएगी। ये दिया सलाई जलाकर देखता हूँ, इधर कोई जहरीला जीव और तो नहीं है। लोग विश्वास था ये। उसने दिया सलाई जलाई, धक की आवाज़ हुई। दोनों हथेलियों के बीच हवा के रुख को रोककर उसने देखा, कुछ नहीं था, केवल धोरे पर रेत की लहरें थीं। कुछ खाएगी? हाँ, इस रिंदरोही में मुझे खूब भूख लगती है। क्या खिलाएगा? देख, मेरे पास मोतीचूर के लड्डू हैं, खाएगी? हाँ। पहले अपने मोतीचूर के लड्डू खिला। उसने भद्दा इशारा किया और ये व्यर्थ की ही हो करके हंसने लगा। हवा का झोंका आया, दोनों लड्डू खाने लगे, मिट्टी की लोटड़ी से पानी पिया, फिर सो गए। कुछ दिनों बाद हटीला ने शहर से बाहर अपना झोपड़ा बना लिया। उसके आगे पानी के लिए मिट्टी का बना पक्का माटा रख लिया, जिसे तड़के सुबह कीर्ति मटकी में कुएं से पानी ला ला कर भर लेती थी। हटीला साग रोटी खाकर निकल जाता सांडे का तेल बेचने। कई बार हड्डियों का डाकदर अर्थात डॉक्टर भी बन जाता था। पक्का नीम हकीम था। उसकी ग्राहकों को प्रभावित करने की स्टाइल तगड़ी थी। वह कई तरह की जड़ी बूटियों की थैलियाँ खोल खोल कर सजा देता था। स्वयं लंबा कुर्ता और आधी डोटी की धोती और सिर पर साफा पहनता था। ललाट पर काली बड़ी बिंदिया लगाता था। उसके कानों में मुर्कियाँ और भंवरियाँ एक तरह की बाली पहन रखी थी। उसकी मूछें कानों को स्पर्श करने वाली थी। दरअसल उसकी जुल्फें और मूछें आपस में मिली हुई थी। कीर्ति ने हाथों और गले में चांदी के गहने पहन लिए थे। उसके शरीर पर गोदने के कई तरह के माडरे गुदे हुए थे। ठोड़ी और बाएं गाल पर बिंदिया, हथेली पर ऊपरी हिस्से पर फूल पत्तियां, ललाट पर चवन्नी जितनी बिंदिया। वह भीड़ भड़क्के की जगह देखकर इत्मीनान से बैठ जाता। उसके तरतीब से सामान लगाने के समय कई लोग इकट्ठे हो जाते थे। वह हाथ जोड़कर अपने आराध्य गुरु गोरखनाथ को नमस्कार करता, फिर जोर से बोलता,
भाइयों, मेरे गोरखनाथ की कृपा और उनके द्वारा बताई हुई जड़ी बूटियों का निचोड़ है ये साँड़े का तेल। हम आज से नहीं कई पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं। मेरे खड़दादा, लड़दादा, पड़दादा और पिता इस पवित्र और शक्तिशाली तेल को बनाते आ रहे हैं। और जो मर्द रात पड़ते ही निराश हताश होकर अपनी लुगाइयों से मुँह छिपाते फिरते हैं, आंखें चुराने लगते हैं, वे इस साँड़े के तेल की मालिश से सिंह की तरह दहाड़ने लगते हैं। मैं आपको उस परम पिता परमात्मा की कसम खाकर कहता हूँ, इस तेल में सब असली जड़ी बूटियाँ हैं। मैंने खून पसीना एक करके इन्हें खोजा है। जो लोग अपने को शर्म से पत्थर मारना चाहते थे, वे इस तेल की मालिश के बाद फूल बरसाएंगे। एक बच्चे को देखकर, अरे ओ कुकरिए पिल्ले, भाग यहाँ से, ये कोई जादू का खेल नहीं है, भाग भाग। बच्चा चला गया। हाँ, तो मैं कह रहा था ये तेल जादुई है। बहुत धीरे से, आप शर्माना नहीं। जिसका हथियार उंगली की माफिक है, अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर कहा, मरे हुए चूहे की तरह मुर्दा मुर्दा है। रुई की माफिक कोमल कोमल है। यदि वे मेरे तेल को लगाएंगे तो वह घोड़े को याद किए बिना नहीं रहेंगे। एकदम टनाटन ठनाठन। बोतल हाथ में लेकर वह फिर जोर से बोला, इस बोतल की कीमत 21 रुपये है, 20 तेल के और 1 रुपया धर्म के खाते में। जिसे लेना है वे ले ले। मेरे पास सिर्फ 10 शीशियाँ हैं, सिर्फ 10 लीजिए और अपनी रात को जोश भरी रंगीन कीजिए। और 1 रुपया सर धर्म भी कीजिए। हाँ, रुपए खुले दें। वह कभी 2 और कभी 10 की 10 शीशियाँ बेच देता था। लौटती वक्त वह कुछ खाने का सामान, 1 पौआ देसी दारू ले आता था, कभी कभार मांस या अंडा। कीर्ति बड़े प्रेम से उसके लिए खाना पकाती। तेज मसाले का जायकेदार कीर्ति खाती थी तब तेज मिर्च मसाले के कारण सू सू मुँह से करती थी। कई बार उसकी आंखों से अश्रु टपकने लगते थे। मरी इतनी मिर्च क्यों डालती है? फिर सू सू, अरे मर गई कहती रहती है। मेरे चुड़ले के सिंगार, यदि मिर्च न लगे तो मिर्च का क्या मतलब? मिर्च का मजा तो ये है कि खाते हुए मुंह जले निकलते। वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। तू भी पक्की गैली पागल है, बोलने का टके भर शऊर नहीं। पानी के 2-4 घूंट लेकर उसने थोड़ी खाण मांगी। खाण खाकर उसे जलन कम हुई तो वह बोला, कल से मिर्च कम डालेगी, वरना मैं तुझमें मिर्च डाल डालकर नाचने वाली कठपुतली बना दूंगा। कई बार एक ही नगर में साँड़े का तेल बेचते और घुटनों वाद की डाकधरी करते। जब धंधा मंदा हो जाता तो दूसरे शहर चले जाते या फिर सड़क निर्माण या नहर खुदाई पर मजदूरी करने लग जाते। हालांकि कीर्ति को मजदूरी करने जाना पसंद नहीं था। एक तो कठिन मेहनत, ऊपर से कई मंचलों का लाइन मारना उसे सुहाता नहीं था। स्वयं ठेकेदार भी उसे खा जाने की दृष्टि से देखता था। कोई उसे आग का संकेत करता, कोई भद्दे ढंग से ओंठ चूसता। इन हरकतों को लेकर कभी कभी बवाल मच जाता। एक दिन हटीला ने ठेकेदार से गुस्से में कहा, वह अपने इन 3-4 बिच्छुओं को समझा दे, वरना वह किसी न किसी को सूखी लकड़ी की तरह तोड़ देगा। आखिर उसने एक दिन बधूड़ा नायक को उसकी गंदी हरकत पर इतनी निर्ममता से पीटा कि उसके मुख नाक से खून बहने लगा। आतंक सा छा गया था हटीला का। उस रात प्याज आलू का झोलदार साग और देसी शराब गुलाब का एक एक घूंट पीते हुए कीर्ति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तू वास्तव में बांका जवान है। उस हरामजादे बधूड़े के होश ठिकाने कर दिए। आह, आज तेरे चेहरे का रंग चमकने लगा है। उसने दारू का घूंट हटीला को पिलाया, फिर उसने पिया। सारी शर्म को पीकर एक नंगा शब्द उछाला, फिर उसी शब्द पर झपटती हुई दांत पीसकर बोली, मैं आज बधूड़े के महादेव को ही काट खाती। निठल्ला कई दिनों से आंख मार रहा था, अब ये हरामी 7 जन्म में भी आंख नहीं मारेगा। दारू खत्म हो गई। दोनों साग रोटी खाने लगे। साथ साथ वे दोनों खेल रहे थे। अब हम ये शहर छोड़ेंगे, अचानक हटीला ने कहा। क्यों? वह चौंक पड़ी। ज़्यादा दिनों तक छल कपट और झूठ नहीं चल सकता। कच्ची मिट्टी की हंडिया बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जा सकती। फिर चौधरी का खटका, साला कभी न कभी लफड़ा खड़ा कर सकता है। तू कहना क्या चाहता है? इस शहर के लोग मेरे साँड़े के तेल और मेरी डाकधरी की असलियत जान गए हैं। अब हमें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। दुकानदार व्यास जी कह रहे थे कि चौधरी कई बार पूछ गया है, चोट खाया सांप फुंकार कर फन मार सकता है।
वह सुस्त हो गई। बिल्ली की चमड़ी की तरह कोमल उदासी उसकी आकृति पर पसर गई। खामोशी अदृश्य चोट की तरह उसके बीच थी। दोनों आंखों की राह अंतस के भाव पढ़ रहे थे। क्या सोचने लगी? हटीला ने बीड़ी सुलगाकर उसका कस खींचकर पूछा। कीर्ति ने उससे बीड़ी लेकर कस खींचा। नाक में से गंदगी निकालकर उसने फेंकते हुए कहा, जमा जमाया घर उजड़ जाएगा। इस बार वह फंस से हंसा। बोला, अरी गैली, जिसके कोई घर होता ही नहीं वह उजड़ेगा कैसे? हम तो घर बनाते हैं और हालात हमारे घर उजाड़ते हैं, क्योंकि हमारा स्थायी घर ही नहीं होता। हमने जहाँ डाला डेरा वहीं हो गया बसेरा। मेरा मन नहीं करता, मेरा मन इस इलाके में रच बस गया है, छोड़ने को जी नहीं कर रहा। सुन, हमारी नियत ही शहर गांव ढाणी बदलने में है। पेट जो भरना है, ये साला पेट बड़ा थोथा खोखला है, सुबह शाम खाली हो जाता है। कल चल पड़ेंगे। जैसी तेरी मर्जी। वह दार्शनिक की तरह बोली, जहाँ खसम वहीं रकम। मैं तो तेरी रकम हूँ हटीला। हटीला ने उसे प्रेम सिंचित दृष्टि से देखा। वह रात पूर्णिमा की थी। चांद संपूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा था। चांदनी सामने के रास्ते पर सोई हुई थी। गहन नीरवता। कीर्ति स्थिर और तीव्र दृष्टि से उस मोहक दृष्टि को देखती रही। कीर्ति क्या देख रही है? रात में ये संसार सोता क्यों है? जैसे दिन में संसार जागता है, उसी तरह रात में सोता है। न जाने किसी विद्वान व्यक्ति के विचार उनके भीतर आकर घुस गए। वह गंभीर स्वर में बोली, मैंने पूछा कि रात को ये संसार सोता क्यों है? हटीला में थोड़ी सी संवेदना होती तो वह ये कह देता कि ईश्वर की माया और नियम है, इसमें आदमी का कोई जोर नहीं चल सकता। लेकिन उसका विवेक जीवन भर अपने इर्द गिर्द के दायरे में ही घूमता रहता है। उसने अत्यंत फूहड़पन से उसकी जांघ पर चुटकी भरकर मस्ती के अंदाज में कहा, रात में संसार इसलिए सोता है कि हम दिन भर काम करते करते थक जाते हैं। रात ना होती तो हटीला अपनी कीर्ति के साथ सोता कब? उसने उसे बिछा दिया। तो ये था इस कहानी का प्रथम भाग।